नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन किसी भी एक दिवसीय परीक्षा, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे यूपी लेखपाल, यूपी वीडियो और जूनियर असिस्टेंट, इससे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होता है साथियों, इन सभी एग्ज़ामों को टारगेट करते हुए प्रत्येक दिन ये हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास होती है। साथियों, ये करंट अफेयर ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है जो किसी अदर स्टेट के भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और वो साथियों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और एक दूसरी परीक्षाओं में बैठते हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये करंट अफेयर की क्लास हमारी काफ़ी हेल्पफुल होती है। साथियों, हमारी इस क्लास में बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ यह देखते हुए, यह चीज़ें एनालिसिस करते हुए कि इस समय एग्जामिनर आप लोगों से एक दिवसीय परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन को पुटअप कर रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस कर रहा है, कैसी जानकारी वो आप लोगों से चाहता है, इन सभी चीज़ों को हमारी इस क्लास में फोकस करते हुए आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ यहाँ पे करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक साथियों, तो इसे आप लोग क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा अच्छे से देखा करिए। साथ ही साथ आप लोग अपनी एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, जिसमें जैसे मैं पॉइंट वाइज पॉइंट चीज़ों को मैं बताता हूँ, उसी तरीके से एक एक पॉइंट को बनाते हुए आप लोग अपनी नोटबुक में चीज़ों को नोट करते रहा करिए, जिससे कि आप लोगों को रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिले, रिवीजन करने में आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक, जानकारी के लिए आपको बता दूं साथियों कि आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के लिए 3 क्लासें प्रत्येक दिन आप लोगों को दी जाती हैं। एक क्लास सुबह 10 बजे के आसपास बाल विकास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास दी जाती है। दूसरी क्लास साथियों दोपहर में 2 से 3 बजे के आसपास आप लोगों को हिंदी की क्लास दी जाती है, जिसका अगर हम बात करें तो लगभग 95% सिलेबस आप लोगों का समाप्त हो चुका है। उन विद्यार्थियों के लिए भी यह क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगी साथियों, जो सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसका पेपर 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना है, जिसका एडमिट कार्ड भी sarkariresult.com पे अपलोड कर दिया गया है आज के लगभग एक सप्ताह पहले। उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी यह क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को ही टारगेट करते हुए साथियों आप लोगों को एक क्लास रात में 7 से 8 बजे के नियर अबाउट दी जाती है, जो कि सामाजिक विज्ञान का पार्ट होता है, जिसमें 3 दिन हिस्ट्री और 3 दिन ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़ाई जाती है, बताई जाती है। बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ थ्योरी की क्लासें यहाँ आप लोगों को कराई जाती है। तो साथियों, ये थोड़ी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों को देना चाहा। हो सकता है कि कोई विद्यार्थी हों जो कि तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ऐसी क्लासों की अगर आवश्यकता है, तो मैं सोचा कि आपको बता दूं कि आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे आप लोगों के हित में कुछ क्लासें और भी दी जा रही हैं। तो साथियों, आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं, करंट अफेयर की क्लास को। इसी साथियों, जैसे जैसे मैं पॉइंट वाइज पॉइंट चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक उसी प्रकार आप लोग अपनी नोटबुक में नोट किया करिए, जिससे कि आप लोगों को रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिले। ठीक, आज की सबसे पहली जानकारी है साथियों, और सबसे ताज़ा जानकारी, कि इस वर्ष 2021 में 26 जनवरी 2021 को अर्थात गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष शामिल नहीं होगा। यह फैसला साथियों कोविड-19 एपिडेमिक को लेकर, कोविड-19 महामारी को लेकर यह फैसला लिया गया है। तो हम लिखेंगे 26 जनवरी 2000 इस वर्ष 26 जनवरी 2021 को अर्थात गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष शामिल नहीं होगा। कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष शामिल नहीं होगा।
शामिल नहीं होगा। अर्थात मुख्य अतिथि के रूप में किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को इस बार नहीं बुलाया गया है। साथियों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अनुराग ठाकुर। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अनुराग ठाकुर जी। ये क्या कहते हैं इस संबंध में? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग ठाकुर के अनुसार अनुराग ठाकुर जी क्या कहते हैं साथियों? ये कह रहे हैं कि वैश्विक कोविड-19 स्थिति के कारण यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस के आयोजन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में विदेशी राज्य प्रमुख या सरकार प्रमुख नहीं होंगे। इस बार साथियों हमारे भारत देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ही परेड की सलामी लेंगे। इस बार साथियों हमारे भारत देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इस बार भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ही परेड की सलामी लेंगे। गणतंत्र दिवस की परेड की सलामी लेंगे। परेड की सलामी लेंगे। गणतंत्र दिवस के परेड की सलामी इस बार साथियों हमारे भारत के ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इस बार सलामी लेंगे। यह साथियों 5 दशकों में पहली बार होगा जब भारत के गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि नहीं होगा। यह 5 दशक में साथियों पहली बार ऐसा होगा जब भारत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई भी विदेशी साथियों मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस की सलामी नहीं लेगा। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत की अपनी यात्रा को रद्द कर दी थी। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी ने साथियों अपने भारत की यात्रा को रद्द कर दी। 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के परेड में बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे। कोविड-19 के कारण इन्होंने अपने फैसले को क्या किया? निरस्त कर दिया अपनी यात्रा को। ठीक है, 26 जनवरी के अवसर पर इस बार 26 जनवरी 2021 के अवसर पर गणतंत्र दिवस की परेड के लिए यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं साथियों बोरिस जॉनसन जी, इन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। इन्होंने अपनी यात्रा को रद्द कर दिया कोविड-19 एपिडेमिक के कारण। ये इन्फॉर्मेशन थी। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इस बार वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस की सलामी के लिए कौन से विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया था जिसने अपनी यात्रा को निरस्त कर दिया, जिसने अपनी यात्रा को रद्द कर दिया। ठीक, इस तरीके से पूछा जाएगा। या तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछने के तमाम तरीके होते हैं साथियों, क्वेश्चन पूछने के तमाम तरीके होते हैं, बस लैंग्वेज को समझना होता है। बस अगर आपको चीज़ें पता हैं तो वो लैंग्वेज किसी भी तरीके से पूछे, उत्तर आपको वही देना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2021 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर बोरिस जॉनसन जी परेड की सलामी लेते जिन्होंने अपनी यात्रा को रद्द कर दिया, वे किस देश के प्रधानमंत्री थे, वे किस देश के प्रधानमंत्री हैं। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अगली जानकारी है साथियों कि केंद्र ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 का शुभारंभ किया। अगली इन्फॉर्मेशन है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ किया। क्या कहा गया साथियों
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार ने यह योजना साथियों 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का यह तीसरा संस्करण है। कौन सा? तीसरा एडिशन है साथियों, इसकी यह शुरुआत किया है, तीसरे चरण की शुरुआत किया है इन्होंने। कब किया? 15 जनवरी 2021 को। 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे संस्करण की शुरुआत हमारी केंद्र सरकार ने किया। ठीक, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे संस्करण की शुरुआत कब की गई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे संस्करण की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 15 जनवरी 2021 को किया गया। इस योजना को मार्च 2021 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए शुरू किया गया है और इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। यह साथियों किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगा? यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगा। किसके? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत यह साथियों क्या करेगा? कार्य करेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करेगा। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे संस्करण की शुरुआत जो की गई वह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगा? तो आपको बताना पड़ेगा कि यह साथियों कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 के तहत साथियों अगर हम बात करें तो सभी राज्यों के अंतर्गत कौन कौन होंगे साथियों? सभी राज्य होंगे 4 राज्यों को छोड़कर। कौन कौन से राज्य? हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। इसके सही साथियों 4 राज्यों को छोड़कर यह योजना सभी राज्यों में लागू होगी। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों को छोड़कर साथियों 600 जिलों में 948.90 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अगले 3 महीने में 8 लाख उम्मीदवारों को कोविड से संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कोविड-19 से संबंधित साथियों प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह 4 राज्यों को छोड़कर, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इन सभी 4 राज्यों को छोड़कर साथियों बाकी लगभग 600 जिलों में 948.90 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कोविड-19 महामारी के संबंध में लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण साथियों अगर बात करें तो 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों पे किया जाएगा। यह प्रशिक्षण 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों पे गैर प्रधानमंत्री प्रशिक्षण केंद्र जो हैं वहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र, साथ ही साथ 200 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों अर्थात ITI के माध्यम से यह प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो 1.5 करोड़ युवाओं को पूरा करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। 2021-22 में साथियों 5 साल का जो PMKVI की शुरुआत किया गया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत किया गया है। इसमें एक साल में वित्त वर्ष 2021-22 में 1.5 करोड़ युवाओं को इसमें प्रशिक्षण देने की बात कही जा रही है। अब अगली अगर हम बात करें साथियों तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो महेंद्र नाथ पांडे जी साथियों इसके क्या हैं? मंत्री हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री की बात करें तो महेंद्र नाथ पांडे जी साथियों इसके क्या हैं? महेंद्र नाथ पांडे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक, ये हमारी अगली इंफॉर्मेशन थी। आगे हम अगली जानकारी की बात करें साथियों तो अगली जानकारी है भारतीय अमेरिकी गरिमा वर्मा फर्स्ट लेडी के कार्यालय में डिजिटल डायरेक्टर के तौर पर नामित किए गए। कौन? भारतीय अमेरिकी
जिनका नाम है गरिमा वर्मा, ये फर्स्ट लेडी के कार्यालय में डिजिटल डायरेक्टर के तौर पे नामित की गई हैं। अगली इन्फॉर्मेशन है भारतीय अमेरिकी, जो कि साथियों क्या हैं ये भारतीय अमेरिकी हैं जिनका नाम है गरिमा वर्मा। भारतीय अमेरिकी गरिमा वर्मा, भारतीय अमेरिकी गरिमा वर्मा फर्स्ट लेडी के कार्यालय में फर्स्ट लेडी के कार्यालय में डिजिटल डायरेक्टर के तौर पे नामित की गई हैं। डिजिटल डायरेक्टर के तौर पर नामित की गई हैं। किसे नामित किया गया है साथियों? गरिमा वर्मा को। ये साथियों एक भारतीय अमेरिकी हैं, भारतीय अमेरिकी मूल की निवासी हैं। इन्हें फर्स्ट लेडी कार्यालय में, किसी फर्स्ट लेडी कार्यालय में डिजिटल डायरेक्टर के तौर पे इन्हें नियुक्त किया गया है। डिजिटल डायरेक्टर के तौर पे इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक साथियों, डिजिटल डायरेक्टर के रूप में इन्हें इनकमिंग फर्स्ट लेडी जिल वेडेन ने साथियों भारतीय अमेरिकी गरिमा वर्मा को अपने डिजिटल निदेशक और माइकल लारोसा के प्रेस सचिव के रूप में नामित किया। वाइडेन ने साथियों ट्रांजिशन टीम का भी ऐलान किया है। जो वाइडेन जो अमेरिका के नवनिर्वाचित साथियों राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जिनका नाम है जो वाइडेन, इन्होंने इनकमिंग फर्स्ट लेडी और भारतीय अमेरिकी गरिमा वर्मा को किसके लिए साथियों डिजिटल निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, डिजिटल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो माइकल लारोसा को प्रेस सचिव के रूप में नामित किया है। गरिमा वर्मा को फर्स्ट लेडी, ये साथियों पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो वाइडेन ने अपने कार्यालय का डिजिटल निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ये पहली ऐसी महिला है। ठीक साथियों, दूसरी बात जो माइकल लारोस हैं, इन्हें प्रेस सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। माइकल लारोस को प्रेस सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। माइकल लारोस को प्रेस सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। गरिमा वर्मा को डिजिटल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, जो वाइडेन ने नियुक्त किया। और गरिमा वर्मा जो हैं ये भारतीय अमेरिकी मूल की निवासी हैं, भारतीय अमेरिकी मूल की निवासी हैं। इन्हें डिजिटल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। और माइकल लारोस को प्रेस सचिव के रूप में जो वाइडेन ने क्या किया है, नियुक्त किया है। इन्होंने साथियों ट्रांजिशन टीम का भी ऐलान किया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ट्रांजिशन टीम का भी ऐलान किया है। इन्होंने साथियों बिडेन हैरिस अभियान में दर्शकों के विकास और सामग्री रणनीतिकार के रूप में कार्य किया है। अभियान में साथियों अगर बात करें तो शामिल होने से पहले गरिमा वर्मा पूरे देश में बिडेन हैरिस के स्वयंसेवकों को वितरण के लिए करेंट टीम डिजाइनिंग ग्राफिक्स के साथ स्वयंसेवक भी रही हैं। गरिमा वर्मा की अगर बात करें तो ये साथियों बिडेन हैरिस के स्वयंसेवक जो चलते हैं उन स्वयंसेवकों को वितरण के लिए कंटेंट टीम का तैयार किया है। साथ ही साथ डिजाइनिंग ग्राफिक्स के साथ साथ एक स्वयंसेवक भी ये रही हैं। ठीक, जिन्हें अब जो बाइडेन के कार्यालय का डिजिटल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। और ये पहली ऐसी महिला है साथियों जिन्हें राष्ट्रपति के कार्यालय का डिजिटल डायरेक्टर नियुक्त किया गया। ठीक, ये आपको इन्फॉर्मेशन थी। ठीक, अगली इन्फॉर्मेशन है साथियों, अगली इन्फॉर्मेशन है कि यूएन मानवाधिकार परिषद ने पहले प्रेसिडेंशियल वोट में फिजी को
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने साथियों सर्वसम्मति के निर्णय से राजनयिक गतिरोध के बाद फिजी के राजदूत को एक अभूतपूर्व गुप्त मतदान में 2021 के अध्यक्ष के रूप में चुना है। अगली इन्फॉर्मेशन है, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं मिटाता हूँ। सभी इन्फॉर्मेशन आप लोग नोट करिए। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी विद्यार्थी हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल होती है। ठीक, साथ ही साथ क्लासों को आप लोग शेयर भी कर दिया करिए, क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी किया करिए। अगली इन्फॉर्मेशन है साथियों कि यूएन ने अर्थात संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया साथियों कि फिजी के राजदूत को एक अभूतपूर्व गुप्त मतदान में अध्यक्ष के रूप में चुना गया। फिजी के राजदूत को फिजी के राजदूत को एक अभूतपूर्व गुप्त मतदान में वर्ष 2021 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 2021 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने फिजी के राजदूत को एक अभूतपूर्व गुप्त मतदान में 2021 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। जिनेवा में फिजी के राजदूत रहे साथियों नजहम शमीम खान, जिन्हें साथियों 2020 में परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। इन्हें अब साथियों अधिकार चैंपियन माना जाता है। वे 47 में से 29 वोटों के साथ जीत हासिल किए। जिनेवा में साथियों फिजी के राजदूत रहे नजहम शमीम खान। कौन है साथियों? नजहम शमीम खान। नजहम शमीम खान साथियों ये 2020 में परिषद के उपाध्यक्ष थे साथियों। 2020 में इस परिषद के कौन से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के उपाध्यक्ष रहे हैं। इसके क्या रहे? उपाध्यक्ष रहे। और ये साथियों अगर बात करें तो 47 में से 29 वोटों के साथ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के साथियों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के क्या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। साल 2021 में नजहम शमीम खान 2021 में 47 में से 29 वोटों के साथ 47 में से 29 वोटों के साथ साथियों ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। ठीक, नजहम शमीम खान जी साथियों वर्ष 2021 में 47 में से 29 वोटों को प्राप्त करने के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। यह साथियों संयुक्त राष्ट्र में एशिया प्रांत क्षेत्रीय देशों के समूह में 2 अन्य उम्मीदवार थे साथियों। एक बहरीन के राजदूत थे साथियों यूसुफ अब्दुल करीम बुचेरी और उज्बेकिस्तान के साथियों उनके समक्ष
उलूग बेक लाकशो के खिलाफ साथियों इन्होंने भाग लिया, जिसे क्रमशः 14 और 4 वोट प्राप्त हुए। इन्हीं के साथ साथ साथियों 2 उम्मीदवार और थे, एक बहरीन के थे, एक मिनट, इसे सभी लोग आप लोग नोट करते चलिए, जो नीचे लिखा हूँ मिटा दिया, उसे भी अगर नोट नहीं किए हैं तो नोट करिएगा वीडियो को पुश करके। और साथ ही साथ साथियों आप लोग जो मैं लिख रहा हूँ जितनी इन्फॉर्मेशन, सभी इन्फॉर्मेशन को आप लोग लिखिएगा। इसी में अगर हम बात करें साथियों, बहरीन के राजदूत थे साथियों यूसुफ अब्दुल करीम बुचेरी। बहरीन के राजदूत क्या नाम रहा इनका साथियों? यूसुफ अब्दुल करीम बुचेरी। अब्दुल करीम बुचेरी यूसुफ अब्दुल करीम बुचेरी की बात करें साथियों तो इन्हें कितने वोट प्राप्त हुए? इन्हें 14 मत प्राप्त हुए। इन्हें 14 मत प्राप्त हुए। और साथियों उज़्बेकिस्तान के, कहाँ के? उज़्बेकिस्तान के साथियों इन्हीं के समकक्ष राजदूत रहे साथियों, जिनका नाम रहा उलूग बेक लासपोह। उलूग बेक लापसो भी रहे साथियों। इन्हें 4 मत प्राप्त हुए। कितने? इन्हें 4 मत प्राप्त हुए। और साथियों नजहम शमीम खान को 47 में से 29 वोट प्राप्त हुए, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक साथियों, अब अगर हम आपसे बात करें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना साथियों 15 मार्च 2006 को की गई। किसके? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना की अगर हम बात करें तो 15 मार्च 2006 को इसकी स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 15 मार्च 2006 को की गई। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय साथियों स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में, जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में साथियों इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को इसकी स्थापना की गई। ठीक साथियों, ये इन्फॉर्मेशन थी। अगली जानकारी है कि TEPC के साथियों अध्यक्ष के रूप में संदीप अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। TEPC के अध्यक्ष के रूप में संदीप अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। TEP का फुल फॉर्म होगा साथियों, मैं बताऊं, दूर संचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद। अगली इंफॉर्मेशन है दूर संचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद। सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष के रूप में संदीप अग्रवाल को नियुक्त किया गया। संदीप अग्रवाल को नियुक्त किया गया। किसका अध्यक्ष संदीप अग्रवाल को नियुक्त किया गया साथियों? दूर संचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद। सेवा निर्यात संवर्धन परिषद का साथियों अध्यक्ष संदीप अग्रवाल को नियुक्त किया गया। यह साथियों अगर हम बात करें तो दिल्ली में स्थित पैरामाउंट कम्युनिकेशंस के प्रबंध निदेशक और प्रवर्तक अग्रवाल पूर्व दूरसंचार सचिव साथियों श्यामलाल घोष के स्थान पे ये अपने पद को ग्रहण करेंगे। किसके स्थान पे साथियों? यह श्यामलाल घोष का स्थान ग्रहण करेंगे। संदीप अग्रवाल से पहले दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष कौन थे साथियों?
बताइए। श्यामलाल घोष जी साथियों इससे पहले इसके अध्यक्ष थे। श्यामलाल घोष जी साथियों इसके क्या थे, इससे पहले अध्यक्ष रहे हैं। यह साथियों पैरामाउंट कम्युनिकेशन के प्रबंध निदेशक और प्रवर्तक साथियों ये अग्रवाल जी इससे पहले यहाँ के दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष होने से पहले संदीप अग्रवाल जी क्या रहे साथियों, पैरामाउंट कम्युनिकेशन के प्रबंध निदेशक साथ ही साथ प्रवर्तक के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवा को दिया है। अब अगर अगली बात करें साथियों तो यह दूरसंचार जो उपकरण है साथ ही साथ सेवा निर्यात संवर्धन परिषद जो है यह एक स्वतंत्र निकाय है। क्या है, यह एक स्वतंत्र निकाय है। ये साथियों सरकार द्वारा संचार उपकरणों साथ ही साथ सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए स्थापित किया गया है। ये जो साथियों संवर्धन परिषद स्थापित किया गया है यह सरकार द्वारा जो भी संचार उपकरण है साथ ही साथ संचार से संबंधित जो सेवाएं हैं इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए साथ ही साथ विकसित करने के लिए इसकी स्थापना किया गया है। ये इन्फॉर्मेशन थी। अगली जानकारी साथियों है कि भारत और जापान ने आईसीटी के सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। आईसीटी का मतलब हुआ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। अगली इन्फॉर्मेशन लिखेंगे हम लोग कि भारत और जापान ने आईसीटी के सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। MOU साइन किया है, समझौता किया है। क्या किया साथियों, MOU हस्ताक्षर किया है। भारत और जापान ने आईसीटी के सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। ठीक साथियों, आईसीटी की अगर हम बात करें तो यह होगा साथियों सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी साथियों यह है जिसके लिए साथियों बढ़ाने के लिए जापान और भारत ने क्या किया है, अपना समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। केंद्रीय संचार मंत्री इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री साथियों रविशंकर प्रसाद साथ ही साथ आंतरिक मामलों और संचार के लिए जापानी मंत्री टाकिडा रियोटा के बीच साथियों यह समझौता किया है। इस समझौते पे अगर हस्ताक्षर की बात करें साथियों तो भारत के तरफ से जो केंद्रीय संचार मंत्री साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री रहे हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के मंत्री साथियों जो रहे जिनका नाम है रविशंकर प्रसाद साथियों। और साथ अगर हम बात करें जापान की तरफ से तो जापान के जो आंतरिक मामलों साथ ही साथ संचार के लिए जो जापानी मंत्री माने जाते हैं जिनका नाम है टाकिडा रियोटा जी ये दोनों लोग साथियों क्या किए हैं, अपने इस समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश साथियों 5G प्रौद्योगिकियों, दूर संचार सुरक्षा, भारत के द्वीपों के लिए पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली, स्पेक्ट्रम प्रबंधक, स्मार्ट शहरों, असंबद्ध क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड के लिए उच्च ऊंचाई वाले मंच, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा आदि में आपसी सहयोग को बढ़ाने के संबंध में हस्ताक्षर किया है। किसके संबंध में साथियों फिर से जानिए, ये दोनों देश साथियों जो मतलब भारत की मतलब 5G प्रौद्योगिकी है उसके लिए साथ ही साथ दूरसंचार सुरक्षा के लिए, भारत के द्वीपों के लिए पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली के लिए, स्पेक्ट्रम प्रबंधन के लिए, स्मार्ट शहरों को बनाने के लिए, असंबद्ध क्षेत्रों में जहां ब्रॉडबैंड उपलब्ध नहीं है उसके लिए उच्च ऊंचाई वाले मंच को प्रदान करना, साथ ही साथ आपदा प्रबंधन के संबंध में काम करने के लिए, सार्वजनिक सुरक्षा आदि में साथियों आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए ये समझौता ज्ञापन किया गया है। अब अगर हम साथियों जापान की बात कर रहे हैं तो जापान की अगर राजधानी की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की अगर राजधानी की बात करें साथियों टोक्यो है। और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो जापानी येन जो है साथियों, करेंसी की बात करें तो जापानी
एन करेंसी अर्थात मुद्रा, मुद्रा की बात करें तो जो जापानी एन है यह क्या होगी साथियों, यह जापान की मुद्रा होगी, करेंसी होगी। और जापान के अगर प्रधानमंत्री की बात करें साथियों तो योशिहिडे सुगा, योशिहिडे सुगा जापान के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो योशिहिडे सुगा जापान के प्रधानमंत्री है। जापान की अगर करेंसी की बात करें तो जापानी येन साथियों जापान की करेंसी है। और जापान की अगर राजधानी की बात करें तो टोक्यो जापान की राजधानी है। दोनों लोगों में साथियों सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है दोनों देशों के बीच। कौन कौन से देश, भारत और साथ ही साथ जापान देश के बीच साथियों यह समझौता ज्ञापन किया गया है। अगली इंफॉर्मेशन है साथियों कि यस बैंक ने वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। कौन साथियों, यस बैंक ने लॉन्च किया। यह साथियों बैंकिंग सेक्टर के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। बैंकिंग सेक्टर के जो विद्यार्थी हैं जो बैंकिंग की साथियों तैयारी कर रहे हैं बैंक की, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाएगा। लिखिएगा, यस बैंक ने वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। यस बैंक ने वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड यस बैंक ने साथियों वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। यस बैंक ने साथियों यस बैंक वेलनेस और यस बैंक वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। दो कार्ड लॉन्च किया साथियों, कौन कौन सा है, यस बैंक वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड से संबंध में इन्होंने दो कार्ड लॉन्च किया। कौन कौन सा, यस बैंक वेलनेस और साथ ही साथ इसी के साथ साथियों यस बैंक वेलनेस प्लस, यस बैंक वेलनेस प्लस, यस बैंक वेलनेस प्लस, ये दो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। यस बैंक वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया साथियों। आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी करके इसका ऐलान किया गया। किसके साथ साथियों यह साझेदारी करने के बाद यह लॉन्च किया गया, यह आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, आदित्य बिरला, यह कार्ड साथियों आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या किया है साथियों, इसने यह समझौता किया है कि मतलब यह कार्ड बनाने के लिए साथियों आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथियों साझेदारी करके इस कार्ड को बनाने की बात कही जा रही है। इस कार्ड का उद्देश्य होगा साथियों कि समग्र रूप से स्वास्थ्य, स्वसेवा और उपभोक्ताओं की वेलनेस को मेंटेन रखना। इसका उद्देश्य अगर हम बात करें साथियों तो इन कार्डों का उद्देश्य क्या होगा, इनका उद्देश्य होगा साथियों कि समग्र रूप से स्वस्थ होने की बात कही जा रही है। स्वसेवा और उपभोक्ता की वेलनेस, स्वसेवा साथ ही साथ और उपभोक्ता वेलनेस की बात कही जा रही है। उपभोक्ता वेलनेस की बात साथियों इसके अंतर्गत कही जा रही है। ठीक, उपभोक्ताओं को साथियों
मेंटेन रखने की बात। यह साथियों स्व सेवा, मानसिक और शारीरिक कल्याण को प्रोत्साहित करने और साथ ही साथ बढ़ावा के लिए एक पहल माना जा रहा है। उपभोक्ता अब साथियों आदित्य बिरला मल्टीप्लाई ऐप पर पंजीयन करके पूरक स्वास्थ्य लाभ के बुके का आनंद ले सकेंगे। साथ में साथियों रिवार्ड पॉइंट, डाइट प्लान परामर्श आज भी इसी के अंतर्गत शामिल रहेगा। यह साथियों अगर बात करें तो मोबाइल ऐप उपभोक्ताओं को वार्षिक स्वास्थ्य जांच, 24 घंटे डॉक्टर और काउंसलर हेल्पलाइन, इन स्टूडियो या होम बेस्ड वर्कआउट सेशन, व्यक्तिगत आहार योजना, दूसरों के बीच अपनी उंगलियों का सामर्थ्य लाभ उठाने की अनुमति इसके अंतर्गत मिलेगा। ये कार्ड जिस व्यक्ति के पास होगा साथियों उसे 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा, साथ ही साथ काउंसलर हेल्पलाइन भी दिया जाएगा, वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी जाएगी, साथ ही साथ साथियों इन स्टूडियो या होम बेस्ड वर्कआउट सेशन भी दिया जाएगा, व्यक्तिगत आहार योजना दी जाएगी, दूसरों के बीच आपसी उंगलियों का सामर्थ्य लाभ उठाने की भी अनुमति इसके अंतर्गत दिया जाएगा। आगे साथियों अगर हम यस बैंक के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। यस बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है। यस बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई महाराष्ट्र में यस बैंक का मुख्यालय है। और इसके अगर एमडी एंड सीईओ की बात करें तो इसके एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार हैं। यस बैंक के एमडी अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत कुमार हैं। कौन है? प्रशांत कुमार इसके क्या हैं? एमडी एंड सीईओ है। किसके? यस बैंक के। ठीक साथियों, यस बैंक के साथियों ये एमडी एंड सीईओ हैं। ठीक, अगली इंफॉर्मेशन की हम बात करें साथियों तो अगली जानकारी है साथियों कि पीयूष गोयल ने क्या किया है? पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सभी इंफॉर्मेशन को आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए। सभी जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगली जानकारी है साथियों कि पीयूष गोयल ने क्या किया साथियों? स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया। पीयूष गोयल ने साथियों जो कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, साथ ही साथ उपभोक्ता मामले, साथ ही साथ खाद्य और सार्वजनिक वितरण के मंत्री माने जाते हैं। कौन? पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी के पास कई मंत्रालय है साथियों। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, साथ ही साथ उपभोक्ता मामले के भी मंत्री हैं, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री भी हैं साथियों पीयूष गोयल जी। ये 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किए। कब किए साथियों? 15 जनवरी 2021 को स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट कब किए साथियों? 15 जनवरी को। 15 जनवरी 2021 को साथियों ये कहाँ? नई दिल्ली से, न्यू दिल्ली से साथियों यह कार्यक्रम 2 दिवसीय होगा। कितना? 2 दिवसीय साथियों यह कार्यक्रम होगा। इसका क्या किया इन्होंने? उद्घाटन किया। 2 दिवसीय कार्यक्रम का इन्होंने क्या किया साथियों? उद्घाटन करने का काम किया। इस साथियों शिखर सम्मेलन का आयोजन अगर बात करें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत साथियों उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा किया गया। स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का साथियों जो क्या किया गया? आयोजन किया गया। किसके द्वारा? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का क्या किया, आयोजन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में अगर बात करें साथियों, बिम्स्टेक अर्थात बंगाल की खाड़ी पहले के लिए बहुउद्देशीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग देशों के सदस्यों ने भाग लिया। उद्घाटन कार्यक्रम में बंगाल की खाड़ी पहल के लिए बहुक्षेत्रीय तकनीकी साथ ही साथ आर्थिक सहयोग के लिए कई देशों ने क्या किया, भाग लिया। प्लेटफॉर्म प्रारंभ शिखर सम्मेलन दुनिया भर में स्टार्टअप और युवाओं सोच का साथियों एक साथ आने, साथ ही साथ नए विचारों, नवाचार और आविष्कार के साथ सामूहिक रूप से काम करने के लिए, सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट के अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है साथियों कि देश भर के, दुनिया भर के जो स्टार्टअप हैं, साथ ही साथ युवा सोच को एक साथ लाने के लिए, विचारों, नवाचार, आविष्कार के साथ सामूहिक रूप से काम करने के सहयोग के लिए साथियों यह एक मंच प्रदान करता है। शिखर सम्मेलन के अगर उद्देश्य की बात करें साथियों तो इसका उद्देश्य है कि दुनिया भर के देशों के साथ बहुपक्षीय सहयोग, साथ ही साथ जुड़ाव बढ़ाने पर इसका मुख्य उद्देश्य होगा, ताकि स्टार्टअप परिस्थिति तकनीकों को सामूहिक रूप से विकसित और मजबूत किया जा सके। इस शिखर सम्मेलन को साथियों 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल सम्मेलन की अगर शुरुआत की बात किया जाए कि इसकी शुरुआत कब किया गया, तो इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री के द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल की 5वीं वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साथियों कब किया गया था? 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 16 जनवरी 2016 को साथियों इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल सम्मेलन का साथियों या समिट का क्या किया गया था, इसकी शुरुआत किया गया था। ये साथियों इन्फॉर्मेशन थी। ये क्या थी? ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी। अगली जानकारी है साथियों कि केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने साथियों भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने क्या किया है साथियों? भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन इन्होंने किया है। नोट करिए इसे भी, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं साथियों श्री राजनाथ सिंह जी। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का क्या किया? इन्होंने उद्घाटन किया। ड्राइवरलेस मेट्रो कार उद्घाटन किया। हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने साथियों भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का क्या किया? इन्होंने उद्घाटन किया। ठीक साथियों, यह उद्घाटन कहाँ किया साथियों? इन्होंने BEML के बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक समारोह में साथियों 15 जनवरी 2021 को भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का इन्होंने अनावरण किया। यह साथियों एक आयोजित किया गया था, किसके द्वारा? BEML बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में एक आयोजन किया गया था साथियों। BEML के बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में एक आयोजन किया गया था साथियों। उसी आयोजन के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस साथियों मेट्रो कार का इन्होंने क्या किया? अनावरण किया या तो उद्घाटन किया। यह साथियों अगर बात करें
तो यह किसके द्वारा बनाया गया? तो यह मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा साथियों स्वदेशी रूप से इसे डिजाइन किया गया। किसके द्वारा? मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात MMRDA के द्वारा साथियों यह स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट विदेशी नहीं लगाया गया है। किसके द्वारा? मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया, साथ ही साथ इसे डिजाइन किया गया। यह साथियों अत्याधुनिक ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेनों का निर्माण BEML बेंगलुरु विनिर्माण सुविधा में किया जा रहा है। BEML ने साथियों हाल ही में चालक रहित मेट्रो कारों के लिए कमीशनिंग परीक्षण और 24 घंटे सेवाओं के लिए चारकोप मेट्रो डिपो यह साथियों जो है इस मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है यह कहाँ है साथियों? यह कहाँ है अगर हम बात करें तो यह चारकोप मेट्रो डिपो में है। चारकोप मेट्रो डिपो है साथियों मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी में यह इसका कार्यालय खोला गया। अगर हम बात करें साथियों तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकसित प्राधिकरण में MRS1 परियोजना के लिए कुल 576 कारों का ऑर्डर दिया है। यह इसमें कितने कारें बननी है साथियों? 576 कारों को साथियों बनने की बात कही जा रही है। कारों के बनाने का साथियों क्या दिया गया है? ऑर्डर दिया गया है। 576 कारों को ड्राइवरलेस कारों को बनाने का ऑर्डर दिया गया है। और यह इसकी अगर बात करें साथियों तो इसे बनाने के लिए जनवरी 2024 तक का समय दिया गया है। कब तक? जनवरी 2024 में इन सभी 576 कारों को बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। जनवरी 2024 तक इन सभी 576 कारों को बनाकर क्या किया जाएगा? तैयार कर दिया जाएगा। ठीक साथियों, ये जो कार होगी यह कैसी कार होगी? सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत के द्वारा निर्मित की गई। सभी इंस्ट्रूमेंट इसमें जितने लगे होंगे वो सभी स्वदेशी होंगे अर्थात भारत में निर्मित होंगे। साथ ही साथ साथियों भारत निर्मित यह क्या होगी? ड्राइवरलेस मेट्रो कार होगी। स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार यह होगी। इसे साथियों चारकोप मेट्रो डिपो में स्थित मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक साथियों, ये हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे करंट अफेयर थे जिसे हम लोग काफ़ी अच्छे से विस्तृत के साथ पढ़ने की पूरी कोशिश किए। मैं आशा करता हूं कि सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। साथ ही साथ आप लोग भी अपनी नोटबुक में इन सभी क्वेश्चनों को पॉइंट वाइज पॉइंट नोट करते होंगे। साथ ही साथ रिविजन के लिए भी 10-5 मिनट समय निकालते होंगे। रिविजन के लिए समय निकालना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, लेकिन रिवीजन अत्यंत आवश्यक है। रिवीजन करिए। क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए करिए। साथ ही साथ साथियों क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक भी किया करिए और साथियों क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करिए जिससे कि यह क्लास साथियों ऐसे अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुंच सके जिन्हें कि ऐसे क्लासों की सख्त से सख्त आवश्यकता है। ठीक, और वो भी विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल की साथियों सदस्यता को भी ग्रहण कर सकें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन या अन्य जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक साथियों, फिर क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।